तो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें बात करनी है ट्रांसलेशन की। लेकिन बच्चे ट्रांसलेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है हमें आरएनए की। आरएनए चाहे वो राइबोसोम के फॉर्म में हो, ट्रांसफर आरएनए के फॉर्म में हो, चाहे एमआरएनए के फॉर्म में हो, तो ये तीनों फॉर्म्स हमें रिक्वायर्ड रहती है। तो बच्चे ट्रांसलेशन पे पहुंचने से पहले हमें इन तीन आरएनए की बात करनी होगी, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी होगी। सो बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरएनए के फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए। तो बच्चे इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसमें क्या होती है, एक पॉली ए टेल होगी और 7 मिथाइल गुआनिसीन गैप होगी 5 प्राइम एंड पे, और पॉली ए टेल होगी 3 प्राइम एंड पे। इसके बारे में काफी हद तक हम जान चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे। एंड बच्चे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑब्वियसली जैसा हमारे पास टेम्पलेट डीएनए होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहेगा। इट्स अ कोडिंग इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। सो बच्चे मैसेंजर आरएनए इस तरीके से रहता है। दूसरा दूसरा हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम की बात हो रही है जो एक्चुअली सिंथेसाइज करता है न्यूक्लियोलस। पर ऐसा नहीं है इसके बारे में डीएनए कोई काम नहीं करेगा, डीएनए हैज द कोडिंग इंफॉर्मेशन, बट बच्चे न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस का पार्ट है, दैट पर्टिकुलर पार्ट सिंथेसाइज आरआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट हैज 2 सबयूनिट्स एंड ऑफ 2 टाइप्स। तो बच्चे इसके स्ट्रक्चर में लार्जर सब यूनिट होता है एंड द वन इज स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अब अल्टीमेटली हमारे पास एक लास्ट आरएनए है, दैट इज टीआरएनए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अमीनो एसिड को पकड़ के लाने वाला है। ठीक है, तो बच्चे यस हमारे पास हमारी बॉडी में एटीएस राइबोसोम रहेगा। ठीक है, और अगर यही प्रोटीन सिंथेसिस अगर प्रोकैरियोट्स में हो रही है तो बच्चे वहां 70s रहेगा। ठीक है, ऑल्दो हम इस चीज से फेमिलियर है, बट इस चीज का ध्यान हमें हर पॉइंट पे रखना है। अब बच्चे टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लाने वाला है, जो कि रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो थर्ड पार्ट इज टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बच्चे, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी वेरिएशन रहती है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और बच्चे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, आरएनए में कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, पर बच्चे टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही वेरिएशन शो करता है। इसके केस में क्या होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेरिटी है वो इंट्रा स्ट्रैंड ही रहती है, इंटर स्ट्रैंड भी नहीं, जैसे डीएनए में, यानी कि एक ही स्ट्रैंड में आपस में ही कॉम्प्लीमेंटेरिटी रहती है, जिसकी वजह से इस तरीके से क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस तरीके से पैटर्न है कि लास्ट के कुछ बेसिस जो है वो फ्री रहेंगे, जिसकी वजह से एक लूप क्रिएट हो जाता है एंड्स में। ये स्ट्रक्चर और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी।
ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, लूप्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चे सबसे पहले तो मैं एंड्स की बात करूंगी। ये एंड हमेशा 5 प्राइम रहेगा और वो आर्म जो बाहर की तरफ थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहती है, इट हैज CCA सीक्वेंस एट द एंड 3 प्राइम OH एंड। जो अमीनो एसिड बाइंड करेगा वो इस आर्म में करेगा, इसके 3 प्राइम OH एंड पे। तो बच्चे अमीनो एसिड बाइंड्स at 3 prime OH end। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद 3 प्राइम OH end में जस्ट अगेन रिपीट कर रही हूं, CCA सीक्वेंस रहेगा लास्ट में। अब बच्चे टीआरएनए में एक लूप बन रहा है, यहाँ पे एक आर्म बन रही है जिसके एंड में लूप है, इसे T-Psi-C लूप कहा जाता है। T-Psi-C लूप। तो बच्चे T-Psi-C लूप का काम क्या है बच्चे? इट रिकॉग्नाइजेस राइबोसोम्स। और बच्चे राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करता है ताकि उसे पता चल सके कि कौन से पार्ट के और कौन से राइबोसोम के साथ उसे अटैच करना, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। उसके बाद ये कहा गया, ये वाला लूप जिसे DHU लूप कहा जाता है। इसका क्या काम? ये काम जो है हम धीरे धीरे तो समझेंगे, बस एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं फिलहाल के लिए। DHU लूप जो है, इट रिकॉग्नाइजेस an enzyme that is amino acyl tRNA synthetase enzyme। एक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है जो अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज कहा जाता है। लेकिन बच्चे इसमें सबसे अच्छी बात यह है और सबसे यूनिक बात यह है कि हमारे पास कितने अमीनो एसिड है एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं? नियरली 20 नो। तो बच्चे वो 20 अमीनो एसिड के लिए, हर एक अमीनो एसिड के लिए हर एंजाइम जो है वो डिफरेंट रहेगा। यानी कि वी हैव नियरली 20 अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। तो मतलब हमारे पास जितने भी tRNA हैं, नियरली 20 टाइप्स ऑफ tRNA होंगे। इसमें यहाँ पे DHU ग्रुप में अलग अलग सीक्वेंसेस होंगे और ये अलग अलग सीक्वेंसेस अलग अलग अमीनो एसिड, अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड बाइंड करेगा और ये वही अमीनो एसिड लेके जाके सिंथेसिस करने के लिए छोड़ देगा राइबोसोम और mRNA के पास। तो DHU loop recognizes specific amino acyl tRNA synthetase, which are nearly 20 in number, which it recognizes enzyme that is amino acyl tRNA synthetase। इस एंजाइम को, और we have again 20 types of amino acyl tRNA synthetase which helps in binding of different type of amino acid at 3 prime OH end of tRNA। And the last one here is anticodon loop। कोडॉन क्या है वो अभी समझ आएगा जस्ट, उसके अलावा एंटीकोडॉन लूप है। एंटीकोडॉन लूप में ना बच्चे लास्ट में यहाँ पे ना 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि इसके एंड में 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होंगे, बेसिस होंगे। इनफैक्ट बच्चे ये बेसिस जो है ना mRNA के 3 न्यूक्लियोटाइड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 बेसिस यहाँ पे इस, और जैसा सीक्वेंस mRNA का होगा, ये जिस mRNA के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा उसी हिसाब से अमीनो एसिड वहां पे प्लेस हो जाएगा। यानी कि ये कौन से अमीनो एसाइल को सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उस एंटीकोडॉन के हिसाब से होता है। ठीक है, इस एंटीकोडॉन लूप में जो एंटीकोडॉन्स होते हैं उसके हिसाब से होता है। एंटीकोडॉन्स आर द ट्रिपलेट सीक्वेंसेस, कोडॉन्स आर ट्रिपलेट सीक्वेंसेस, राइट।
तो बच्चे अब इसके हिसाब से होगा, ठीक है। लेट्स से हमारे पास इसमें यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस है AUG। AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो मतलब AUG जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसी के हिसाब से DHU लूप होगा। ये लूप जो है क्या करेगा, इसी हिसाब से अमीनोसाइड टीआरएनए सिंथेटेज को बाइंड करेगा और वो अमीनोसाइड टीआरएनए सिंथेटेज इसी के अकॉर्डिंग मिथ्योनिन को यहाँ पे बाइंड करवाएगा, ताकि जब ये mRNA के पास जाए, mRNA को पहुंचाए, ये चीज रिकॉग्नाइज करे और अल्टीमेटली वहीं पे मिथ्योनिन को छोड़ दे। सो कोडॉन क्या है, mRNA के सीक्वेंसेस है। mRNA में DNA में क्या करते हैं, A T G C AU लिख लेती हूँ, AU G C U A C C, इस तरीके से सीक्वेंस है। तो बच्चे AUG जो है हमारे पास पहला सीक्वेंस है, इसके हिसाब से ये पहला ट्रिपलेट सीक्वेंस जो है इसको कोडॉन कहा जाएगा। ये दूसरा CUA जो है ये दूसरा कोडॉन आ गया, CCA जो होगा आगे वो तीसरा कोडॉन आ जाएगा। कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट सीक्वेंसेस हैं mRNA के, उनको रिकॉग्नाइज कौन कर पाता है, tRNA के ये ट्रिपलेट बेसिस, इनको इसीलिए एंटी कोडॉन्स कहा जाता है बेटा। अब बच्चे समझने वाली बात है कि हम एक बेसिस के बिहाफ में और एक बेस के बेसिस पे क्यों अमीनो एसिड कोड नहीं करते, हमें 3 बेसिस क्यों रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर इसी तरीके से डिजाइन है ना कि वो ट्रिपलेट बेसिस को रिकॉग्नाइज करेगा, जब तक 3 बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक अमीनो एसिड वो नहीं रिलीज करेगा, है ना। पर ट्रिपलेट ही क्यों, एक बेस भी तो सफिशिएंट हो सकता है ना। नहीं बच्चे, वो सफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ कमी है, कुछ डेफिशिएंसीज हैं प्रोसेस में जो कि ट्रिपलेट कोडॉन ही पूरा कर सकता है। तो क्या है, टीआरएनए आया, उसने अमीनो एसिड को बाइंड किया, किस बेसिस से कि कौन सा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज बाइंड किया है, और वो किस पे डिपेंडेंट है कि इसका एंटीकोडॉन क्या है, क्या सीक्वेंस है इसके एंटीकोडॉन का, ठीक है। और अकॉर्डिंगली लार्जेस्ट सबयूनिट को रिकॉग्नाइज करता है उसी हिसाब से कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है और कहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट टीआरएनए स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर हेल्प करने वाला प्रोटीन सिंथेसिस में। सो बच्चे अब बात कर लेते हैं जेनेटिक कोडॉन्स की और जेनेटिक कोड्स की, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि अगर हम बात करें डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी बेसिस पे, ठीक है। तो बच्चे अब हमें आरएनए जो सिंथेसाइज हुआ है उसमें न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है, यानी कि वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। अब उसमें से हमें सिंथेसिस करना है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड की। अब बच्चे इनमें कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी नहीं है कि अकॉर्डिंगली हम एग्जैक्ट सीक्वेंस वहां से ड्रॉ कर सकें, है ना। तो इनफैक्ट ये है कि सीक्वेंशियली हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही कोड करनी है, अमीनो एसिड की फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को ही आगे फंक्शनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं, बट कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो कोई नहीं है ना, है ना। तो बच्चे अल्टीमेटली अगर हम बात करें जब अमीनो एसिड और प्रोटीन की फॉर्मेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस को जब फिगर आउट करना था, तो बच्चे ये चीज जो है ये सामने आई। फिर उसके बाद समझ आया कि ये अमीनो एसिड जो है वो किस बेसिस पे कोड हो रहे होंगे, क्योंकि प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है इट इज मेड अप ऑफ नियरली 20 अमीनो एसिड, और बेसिस क्या थे, कितने थे, 4 बेसिस। जब कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी नहीं है, अमीनो एसिड का नंबर भी ज्यादा है, तो किस बेसिस पे एक्चुअली अमीनो एसिड ऐड हो रहे हैं। तो ये बच्चे इस चीज को जानना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था, बहुत सारे साइंटिस्ट, जेनेटिक्स, केमिस्ट, बायोकेमिस्ट सब इन्वॉल्व हो गए इस चीज को जानने के लिए, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद जॉर्ज गैमो, ये एक रिसर्चर है, इन्होंने अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट दिया कि बेसिस हमारे पास चाहे 4 है, पर बच्चे वो 20 अमीनो एसिड को कोड कर लेते हैं।
मतलब उनके अकॉर्डिंग बेसिस 4 है, डीएनए के ऊपर काफी सारा काम हो रहा था उस टाइम पे और हो भी रखा था जब तक प्रोटीन की फॉर्मेशन की बात हुई। तो बच्चे उन्होंने कहा कि बेसिस तो चलो 4 है लेकिन वो 20 अमीनो एसिड को टोटली कोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे प्रोटीन कहा जाता है। तो बच्चे उसके बाद ये चीज का क्वेश्चन कि 20 अमीनो एसिड वो कैसे कोड हो रहे हैं, वो भी 4 बेसिस के बेसिस पे, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन के बेसिस पे हम 20 अमीनो एसिड कैसे कोड कर रहे हैं। डीएनए आरएनए को कैसे पता चल रहा है कि हमें ये वाला अमीनो एसिड ऐड करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना, एडेनिन को बोल सकते हैं कि बोलेंगे कि तुम पहले 5 कर लो, यूरेसिल को बोलेंगे बाद वाले 5 कर लेना, इस तरीके से गुआनिन और साइटोसिन को उनको क्या पता चलेगा कि कब कौन सा अमीनो एसिड कोड करना है। ये तो चैलेंजिंग हो जाएगा ना बॉडी के लिए, कौन सा मैसेज कब कन्वे करना है, कैसा सिग्नल है, वो तो बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली जॉर्ज गैमो ने ये चीज क्लियर की कि जेनेटिक कोड जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस नहीं है, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस called as codon, which codes for a single amino acid, मतलब ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो सिंगल अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने इस जेनेटिक कोड को कोडॉन कहा, एंड दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय जॉर्ज गैमो। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझा जाए, इस चीज को समझाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, वी हैव 4 न्यूक्लियोटाइड बेस, जिसमें से हर एक न्यूक्लियोटाइड बेस एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो बच्चे अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने डिफरेंट सीक्वेंसेस बनेंगे? 4। मतलब हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा, अगर एक बेस AUGC है, ये कोड कर रहे हैं एक अमीनो एसिड, तो हमारे पास एक डीएनए एक आरएनए सीक्वेंस में कितने अमीनो एसिड प्रोटीन का हिस्सा बनाए जा सकते हैं? 4, है ना। इससे ज्यादा कोई और आप सोच सकते हो पॉसिबिलिटी? नहीं ना। वही अगर हम बात करें, अगर 4 में हमारे पास अगर डबलेट कोडॉन है, यानी कि कोई 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, लेट्स से AUGC, इस तरीके से, तो बच्चे हमारे पास नियरली 16 अमीनो एसिड कोड हो पाते हैं इस तरीके से, यानी कि 16 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 16 पॉसिबिलिटी, 16 अमीनो एसिड्स और 20 अमीनो एसिड फर्क है ना, 4 फिर भी रह गए, 4 कहां जाएंगे, है ना, तो वो डिफिकल्टी हो गई। उसके बाद पॉसिबिलिटी देखी गई 4:3, यानी कि अगर ट्रिपलेट कोडॉन 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, उसका ट्रिपलेट जो है अगर वो कोड करे तो 64 डिफरेंट कोडॉन्स आते हैं हमारे पास। 4 कोडॉन्स, 16 कोडॉन्स और 64 कोडॉन्स। 64 कोडॉन्स के 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे अब एक क्वेश्चन और है, 20 तो कोड हो गए, 44 कहां गए? बेटा कहीं नहीं गए। कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास एक अमीनो एसिड की कोडिंग एक से ज्यादा कोडॉन कर सकता है, किसी के लिए एक ही कोडॉन है, किसी अमीनो एसिड को 4 डिफरेंट कोडॉन्स कोड करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे कोड्स यूटिलाइज हो जाते हैं बेटा। और इन 64 कोडॉन में से एक तो सिर्फ स्टार्ट कोडॉन है जो सिर्फ ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है, बाकी 3 कोडॉन्स जो है वो सिर्फ ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं। तो 4 तो ऐसे निकल के बच गए 60,
तो ये 60 जो है ये हमारे पास यूज हो जाते हैं अमीनो एसिड की सिंथेसिस में। इनमें डीजनरेसी रहती है बेटा, यानी कि एक अमीनो एसिड जो है वो बहुत सारे कोडॉन से कोड हो सकता है, बट एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, बट एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे कोडॉन्स। ठीक है, कोडॉन्स मतलब ट्रिपलेट कोडॉन्स। तो इस तरीके से हमारे पास कोडॉन्स रहेंगे और कोडॉन्स यूज भी हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे ये कोडॉन्स ट्रिपलेट है, ये जॉर्ज गैमो ने तो बता लिया। उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने केमिकल मेथड यूज करके और डिफरेंट मेथड्स यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस के एक्चुअली प्रूव किया कि प्रोटीन जो है वो ट्रिपलेट कोडॉन से ही बनता है। इनफैक्ट एक इंडिया के रिसर्चर ही है हमारे पास, दैट इज हरगोविंद खुराना, जिनका प्रोटीन और जेनेटिक्स पे बहुत सारा काम है, उन्होंने प्रूव किया। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज किए आरएनए के सिंथेसिस में और आरएनए सिंथेसिस से अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस करवाई। उसके बाद मार्शल निरनबर्ग है, मार्शल निरनबर्ग ने भी प्रूव किया कि हमारे पास ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो ट्रिपलेट कोडॉन से हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें प्रूफ होती गई और अल्टीमेटली हमारे पास पूरा डाटा है कि कौन सा अमीनो एसिड किससे कोड होता है। ठीक है, अगर हम फिनाइलएलानिन की बात करें तो फिनाइलएलानिन एक अमीनो एसिड है विच इज कोडेड बाय ट्रिपल यू और डबल यू सी। ये दो कोडॉन्स है जो फिनाइलएलानिन को कोड करते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हम UUA और UUG यही सीक्वेंस बच गए, यही पॉसिबिलिटी बच गई, तो इसके लिए ये कोड करता है ल्यूसीन को, ये दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। अब मैं सीरीन का बता देती हूँ, सीरीन का बहुत इजी है। UCU, UCC, UCA, UCG, ये 4 सीक्वेंस देख रहे हो। फर्क कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे फर्क सिर्फ एक जगह दिखेगा ना, कहाँ पे? लास्ट के सीक्वेंस पे। ऐसे सीक्वेंस को वोबल सीक्वेंस कहा जाता है। वोबल सीक्वेंस जिसमें 2 बेसिस कोडॉन्स के आगे वाले सीन रहेंगे, बस फर्क होगा लास्ट में, इनको वोबल सीक्वेंस कहा जाता है। तो बच्चे ये सारे सीक्वेंस देख रहे हो ना, ये सारे सीक्वेंस सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, दैट इज सीरीन। सीरीन द अल्कोहलिक अमीनो एसिड। याद हो अगर स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है, NH2 C डबल बॉन्ड OH CH2OH, ये है अल्कोहलिक है। सीरीन एंड मिथ्योनिन, ये सॉरी सीरीन एंड थियोनिन, ये हमारे पास अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल कोडॉन्स यूज हो रहे हैं, वोबल सीक्वेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे पास एक ही अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से सिंथेसाइज हो रहा है, जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पूरी की पूरी तरह जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो बच्चे ये तो है कोडॉन्स। फिनाइलएलानिन इससे कोड हो गया, ल्यूसीन जो है वो इससे कोड हो गया। एनसीईआरटी में कंप्लीट डाटा है कि कौन सा कोडॉन किसको कोड करता है, हर पॉसिबिलिटी है 64 के 64 कोडॉन्स की। लेकिन बच्चे इन कोडॉन्स के अलावा जो स्ट्रिक्टली अमीनो एसिड को कोड करते हैं, वी हैव some start codons as well as stop codons also. Start codons which starts translation, जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं, मतलब जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, ये कोडॉन पहले रिकॉग्नाइज होगा तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, अदरवाइज बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बच्चे हमारे पास स्टार्ट कोडॉन जो है वो है AUG, जो अभी हमने बात की थी टीआरएनए के स्ट्रक्चर में। ये AUG जो है ये फर्स्ट अमीनो एसिड ऐड करता है, दैट इज मिथ्योनिन, और उसके बाद जाके ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। और उसके अलावा वी हैव सम स्टॉप कोडॉन्स जो कि स्टॉप करते हैं ट्रांसलेशन, मतलब इनको कोड करने के तक जब हमारे पास टीआरएनए पहुंच जाएगा, लेट्स से हमारे पास ये एमआरएनए है, एमआरएनए में AUG यहाँ पे था,
उसके बाद बीच में बहुत सारे सीक्वेंस और लास्ट में आगे कोई स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन वो है यूएए, यूएजी और यूजीए। यूएए, यूएजी और यूजीए, तो ये 3 कोडॉन्स हैं जो कि स्टॉप कोडॉन है, जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो इसकी वजह से गैप आ जाता है और ट्रांसलेशन हमेशा रुक जाती है। गैप नहीं आना चाहिए, सीक्वेंस में अमीनो एसिड ऐड होते हैं। तो बच्चे इस तरीके से स्टॉप ट्रांसलेशन एंड डू नॉट codes for any amino acid. ठीक है, and these sequences are UAA, UAG and UGA. ये 3 सीक्वेंसेस जो है इनको रिकॉग्नाइज करते ही ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो 64 कोडॉन्स में से एक कोडॉन स्टार्ट कोडॉन हो गया, बाकी 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन है, रिमेनिंग जो है वो कोड कर पाते हैं किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, सो इसीलिए हमारे पास इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिपलेट कोडॉन ही जस्टिफाई होते हैं हर केस में, और फर्दर रिसर्च ने भी यही प्रूव किया है। ठीक है, तो मतलब एक इन टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास नियरली 61 कोडॉन्स है जो किसी ना किसी को कोड करते हैं। ऑल्दो ये स्टार्ट कोडॉन है, तो स्टार्ट कोडॉन भी मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, एयूजी जो है वो मिथियोनिन के लिए कोड करता है, तो ये कोड तो कर रहा है ना कोई अमीनो एसिड। तो 61 कोडॉन्स जो है वो अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, बाकी रिमेनिंग जो 3 है वो कुछ कोड नहीं करते, सिर्फ स्टॉप कोडॉन से वो कुछ नहीं बनाते, कोई अमीनो एसिड है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड और जेनेटिक कोडॉन। सो बच्चे सबसे पहला तो दीज आर ट्रिपलेट कोडॉन्स, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे जो अल्टीमेटली कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए। सो इन दिस केस इट नियरली फॉर्म्स 64 कोडॉन्स, जिसमें से 3 are stop codons which do not code for anything or any amino acid, and 1 is start codon which codes for methionine, that is AUG, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आप इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो इस चीज। तो बच्चे अब, और हाँ बच्चे एक तरह से नॉन फंक्शनल माने जाएंगे स्टॉप कोडॉन से, कोई अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। ठीक है, तो बच्चे अब बात करते हैं डीजेनरेसी की। तो बच्चे इनमें डीजेनरेसी होती है। डीजेनरेसी जैसे मैंने अभी कहा था कि इनमें एक प्रॉपर्टी है कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन कोड कर सकते हैं। तो वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। मतलब इस तरीके से हर एक कोडॉन जो है वो किसी ना किसी फंक्शन को पूरा कर लेता है, कोई भी ऐसा कोडॉन नहीं है जो वेस्ट जाएगा। ठीक है, अब बच्चे इट इज कंटिन्यूस। तो बच्चे इस पे क्या होगा, कोडॉन हैज नो पंक्चुएशंस, नो ब्रेकअप्स, नो ब्रेक्स एंड नो पंक्चुएशंस। मतलब आप जब रीड करोगे किसी एमआरएनए कोडॉन को तो उसे सीक्वेंशली करना है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर ये एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम एंड से ही स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन। तो लेट्स से फर्स्ट सीक्वेंस आ गया AUG, है ना, ये फर्स्ट सीक्वेंस होना चाहिए अकॉर्डिंगली। उसके बाद CAU, उसके बाद UAU लिख लेते हैं क्योंकि UAG और UAA जो है वो स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद दैट इज ट्रिपल U फिनाइलएलेनिन के लिए, दैट फर्दर इज CAC कर लेते हैं, राइट। और अल्टीमेटली इस तरीके से लास्ट में UGG एंड UGA, लास्ट में स्टॉप कोडॉन आ गया UG।
अब बच्चे जब हम स्टडी कर रहे हैं ना, रीड कर रहे हैं ना इसको, तो मैं ऐसे नहीं करना AUG कर लिया, अब अच्छा नहीं लग रहा, आगे से हम सीधे स्टॉप लगा देंगे तो AUG स्टडी कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। इसे कंटिन्यूस फैशन में ही रीड करना है, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप पॉइंट म्यूटेशन के केस में बात करते हो जिसमें इंसर्शन या डिलीशन हो जाता है, तो पॉइंट म्यूटेशन के केस में क्या होगा, अगर कोई एक बेस यहाँ से निकल जाता है ना, दैट इज CAU में से A निकल जाता है, तो बच्चे रीडिंग पता कैसे होगी, CUU की हो जाएगी, CUU की रीडिंग हो जाएगी। मतलब कोई भी राइबोसोम है ना, कोई भी tRNA है, वो आगे के सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करेगा, वो नहीं देखेगा कि म्यूटेशन हुई थी, बीच में से कुछ डिलीट हो गया है। हाँ, यहाँ पे CAU था, CAU के बीच में क्या हुआ, CAAU हो गया, तो रीडिंग किसकी होगी, CAA की, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, तो ऐसे केस को फ्रेम शिफ्ट कहा जाता है। सो बच्चे दैट्स व्हाई एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी सीक्वेंस any nucleotide led to change in reading frame। मतलब जो फ्रेम रीडिंग हम कर रहे हैं, जो पूरा रीडिंग हो रहा है mRNA का, वो चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान पूरी फ्रेम रीडिंग शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स कोड हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इनफैक्ट तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि जितने भी कोड्स है वो सारे यूनिवर्सल हैं, जितने भी कोड्स, इसमें एग्जांपल दिया जाता है बैक्टीरियल कोडॉन का, दैट इज UUU, ट्रिपल यू यानी कि ट्रिपल यूरेसिल। तो बच्चे ट्रिपल यूरेसिल बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, उसमें सब में फिनाइलएलनिन ही कोड करेगा। तो बच्चे ऑल कोडॉन्स in all organisms codes for same amino acid, तो सेम अमीनो एसिड को कोड करेंगे। एग्जाम्पल है ट्रिपल यू कोड्स फॉर फिनाइलएलनिन in bacteria and humans. It codes for phenylalanine in both bacteria and humans. ठीक है, वहां कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के केस में। माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स जो है, प्रोटोजोन्स में कुछ कोडॉन्स है, वहां पे थोड़ा एक्सेप्शन रह सकता है, अदरवाइज यूनिवर्सल अरेंजमेंट है, तो एक्सेप्शन मेंशन कर देते हैं। एक्सेप्शन mitochondrial and protozoan proteins. ठीक है, उसके बाद लास्ट, तो बच्चे अब ये कोडॉन्स जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, हर जगह सेम चीज कोड करेंगे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट ये बताया गया है, कुछ जो है वो स्टॉप करते हैं, कुछ जो है वो स्टार्ट करते हैं कोडॉन ट्रांसलेशन को, बट ओनली 61 कोडॉन्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड, दैट्स इट। तो ये हमारे पास ओनली 61 कोडॉन्स है जो अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, दैट इज AUG which codes for methionine बेटा, UAA, UAG and UGA, ये कोई भी आएगा, कोई भी एक, तो ट्रांसलेशन वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। यहीं पे मेंशन कर देती कोड्स फॉर मेथियोनिन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन होगी तो फ्रेम पूरा शिफ्ट हो जाएगा, फ्रेम रीडिंग जो है वो डिफरेंट वे में होगी। डीजनरेट कोडॉन से एक से ज्यादा अमीनो एसिड, एक से ज्यादा कोडॉन्स जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, कंटिन्यूस रहेंगे और यूनिवर्सल रहेंगे। सो दैट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स। और कुछ हमने स्ट्रक्चर किया, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को।